हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल क्लियर जेआईबी सीआईबी। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एबीएफएम का एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया था। उसका पार्ट 1 देखा था हमने, मॉड्यूल ए यूनिट 1 का पार्ट 1। तो अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट आप पहले जाके वो वीडियो देखिए जो पार्ट 1 है। उसमें सब हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं, देन ओनली स्टार्ट विद दिस वीडियो। ओके, तो लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने क्या देखा था कि बेसिकली मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या है, क्या क्या फंक्शंस है मैनेजमेंट के, जैसे कि प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, मोटिवेशन, कंट्रोलिंग, ये सब। ठीक है, और इसका थोड़ा डिटेल हमने स्टडी किया था। अभी ये लेक्चर में हम देखेंगे सेकेंड पार्ट, दैट इज़ इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे क्लासिफिकेशन होता है, क्या कौन सी अलग अलग यूनिवर्सिटी ने क्या क्या थियोरीज दी है जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। सो लेट अस स्टार्ट। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ऑल बिजनेसेस नीड प्रॉपर डायरेक्शन फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर विच दे आर एस्टैब्लिश। कोई भी बिजनेस को अगर अच्छे से कंप्लीट करना है तो उसके लिए प्रॉपर डायरेक्शन चाहिए, उसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। दिस फंक्शन इज परफॉर्म बाय मैनेजमेंट। तो ये फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? मैनेजमेंट। लेट अस अंडरस्टैंड विद दिस वन एग्जाम्पल। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एग्जाम्पल लेते हैं ताकि समझ सके कि मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है। ऑल प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल रिवॉल्व्स अराउंड द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए अगर हम कोई मैनेजमेंट प्लान बनाएंगे जिसके स्टेप्स क्या क्या थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, तो ये सब चीज़ों के लिए ये सब चीज़ें कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में एक मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी का अराउंड रिवॉल्व करेंगी, क्योंकि वहाँ पे हम कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ना। फंड्स आर रेज्ड विद अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग क्वालिटी गुड्स मीटिंग रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर्स। तो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में अगर कंपनी के लिए कोई फंड्स भी रेज कर रहा है तो वो फंड्स का यूसेज क्या होगा कि एक गुड क्वालिटी के, अच्छे क्वालिटी के गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करना जो कि कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर सके, फॉर कैप्चरिंग मार्केट शेयर, और मैक्सिमम मार्केट शेयर भी कैप्चर कर पाए, फॉर एडिंग वैल्यू ऑफ स्टेक होल्डर्स। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल क्या हमने देखा एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के रिगार्डिंग, कि अगर उसमें हम मैनेजमेंट करते तो कैसे चीज़ें उसमें होती है। एंड एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट शैल मेक रियलाइजेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव पॉसिबल। जैसे कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में अगर हमें मैनेजमेंट का प्लान बनाना है तो वो सब मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के आसपास ही रिवॉल्व करेगा, और अगर फंड्स भी रेज होते हैं तो वो गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के लिए ही उसे ज़्यादातर यूज़ किया जाएगा, और मतलब वो कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सके। तो इसका मतलब ये है कि ये सब चीज़ें कंप्लीट करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट शैल मेक द रियलाइजेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव पॉसिबल। ये सब तभी पॉसिबल होगा जब भी एक एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट प्लान रहेगा। तो ये सब एग्जाम्पल को देख के हम कुछ कंक्लूजन्स पे आते हैं, विच दिस पॉइंट हाईलाइट सम इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ऑफ मैनेजमेंट? ठीक है, पहला पॉइंट है इफेक्टिव चेंज मैनेजमेंट टूल। An efficient management works as an effective change management tool and helps transition of organization from good to great. अगर हम कोई भी बिजनेस में, कोई भी कंपनी में मैनेजमेंट अच्छे से करते हैं तो वो बिजनेस को हम गुड टू ग्रेट, मतलब अभी जो पोजीशन है उसमें से और अच्छी पोजीशन पे लेके जा सकते हैं। इसीलिए इफेक्टिव चेंज मैनेजमेंट टूल भी यूज़ कर सकते हैं, इसके तौर पे हम उसे यूज़ कर सकते हैं। हेल्प्स अचीव ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन प्लान एंड कंटिन्यूसली एडजस्ट विद एवर चेंजिंग एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट। अभी जो रिसेंटली कोई भी बिजनेस अगर चल रहा है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चालू है, तो कंटिन्यूसली चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, बिजनेस एनवायरनमेंट, तो वो हर एनवायरनमेंट पे वो बिजनेस कैसे सस्टेन करेगा। ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प्स इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी डिसीजंस टेकन एंड इंप्रूव्स कंट्रोल ओवर द फंक्शनिंग ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ बिजनेस यूनिट। मतलब एक एक्सटर्नल चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट में एक अच्छा मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए कोई ऑर्गेनाइजेशन का। वो क्यों, किस लिए हेल्प करेगा? एक अच्छे क्वालिटी के डिसीजंस लेने के लिए, इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी डिसीजंस एंड इंप्रूव्स कंट्रोल ओवर फंक्शनिंग ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। और वो चेंजिंग एनवायरनमेंट में जो वेरियस डिपार्टमेंट्स वो बिजनेस यूनिट की है उनमें उनके फंक्शनिंग में अच्छा कंट्रोल कर लाने के लिए हेल्प करेगा, देयर बाय मेकिंग अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स पॉसिबल। ये सभी चीज़ों को यूज़ करके वो जो कंपनी के ग्रुप गोल्स है वो ईजिली अचीव कर सकेंगे। ये पॉइंट समझा आपको? मतलब अगर एक्सटर्नल चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट भी है, लेकिन अगर हमारे पास अच्छा मैनेजमेंट प्लान है तो अच्छे से क्वालिटी डिसीजंस लेके कोई भी डिपार्टमेंट के फंक्शनिंग पे कंट्रोल किया जा सकता है और अच्छे ग्रुप गोल्स पॉसिबल किए जा सकते हैं। ठीक है, ताकि कंपनी का मैक्सिमम प्रॉफिट हो। इम्प्रूव फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस। मैनेजमेंट हेल्प करता है एक इम्प्रूव फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस के लिए। मैनेजमेंट हेल्प्स अ बिजनेस फंक्शन इफेक्टिवली बाय इम्प्रूविंग अंडरस्टैंडिंग, एबिलिटी एंड मोरल ऑफ ह्यूमन कैपिटल एम्प्लॉयड इन बिजनेस। मतलब मैनेजमेंट बिजनेस को किस किस चीज़ों में हेल्प करता है? फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस कैसे? इम्प्रूविंग अंडरस्टैंडिंग, एबिलिटी एंड मोरल ऑफ ह्यूमन कैपिटल एम्प्लॉयड इन बिजनेस। मतलब
जो ह्यूमन कैपिटल को, जिन जिन एम्प्लॉयज़ को वो बिज़नेस में एम्प्लॉय किया है वो कंपनी में, तो उनको अंडरस्टैंड करना, उनकी एबिलिटी, उनका वो कितना काम कर सकते हैं वो अंडरस्टैंड करना, और उनको कैसे उनका वर्किंग एफिशिएंसी को यूज़ किया जा सकता है बिजनेस में, ताकि बिजनेस का फंक्शनिंग इंप्रूव हो। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है बाय अचीविंग हायर कोऑर्डिनेशन, वो एम्प्लॉयज़ के बीच में अच्छे से हायर कोऑर्डिनेशन होना। थर्ड है बाय क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट फॉर म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट। ऑब्वियसली अगर कोई कंपनी में अच्छे से हमें बिजनेस गोल्स अचीव करने हैं, तो वहाँ पे जो काम कर रहे एम्प्लॉयज़ है उनके बीच में म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, तभी तो वो टीम वर्क कर सकते हैं ना, वो ग्रुप गोल्स को अचीव कर सकते हैं। बाय इंक्रीजिंग मोटिवेशन लेवल्स, उनमें मोटिवेशन लाना, उनको मोटिवेट करना मैक्सिमम, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम कर सकते, अच्छा आउटपुट दे सके। एंड बाय इफेक्टिव सुपरविजन, ये सब चीज़ों को अच्छे से सुपरवाइज भी करना ज़रूरी है, ताकि ये सब चीज़ें अच्छे से हो रही है या नहीं, गोल्स अच्छे से अचीव हो पाएंगे या नहीं। ठीक है, तो ये इम्प्रूव फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस के अंडर आता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ वेरियस रिसोर्सेज। मैनेजमेंट हेल्प्स इन ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ वेरियस रिसोर्सेज, जैसे कि ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्सेज, मशीन्स, मटेरियल्स एंड कैपिटल एट द डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एंटिटी। ठीक है, मतलब मैनेजमेंट हेल्प करता है ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ वेरियस रिसोर्सेज, मतलब जो भी रिसोर्सेज बिजनेस में है, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स है, मशीन्स है, मटेरियल है, कैपिटल है, बिजनेस में जो रिसोर्सेज हम यूज़ करें, देखो एम्प्लॉई जो है कंपनी में, बिजनेस फर्म में, वो भी एक तरीके का रिसोर्स ही तो है ना कंपनी का, ताकि उन्हीं की एबिलिटी यूज़ करके हम वो गोल्स अचीव करेंगे। मशीन्स मतलब अगर कंप्यूटर्स है, ठीक है, डेस्कटॉप्स है, या अलग अलग तरीके के कोई मशीन्स है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, वो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कुछ मटेरियल अगर हम यूज़ करें, कैपिटल मतलब जो मनी उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये चीज़ें क्या है गाइस, ये रिसोर्सेस ही है। तो इनका मैनेजमेंट अगर हम अच्छे से करते हैं तो ये रिसोर्सेज को अच्छे से डेवलप भी कर सकते हैं। ठीक है, ताकि मैक्सिमम उनसे आउटपुट ले सकें। contributes towards better organization. Management helps better structuring of organization by properly defining authority and responsibility of employees at various levels and by ensuring right job to fit for employees. मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में बेटर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल भी करना उतना ही ज़रूरी है। मतलब जो इंसान जो काम अच्छे से कर सकता है उसे वही काम देना चाहिए, ताकि वो बेस्ट आउटपुट दे के मैक्सिमम कंपनी का प्रॉफिट कर सके। ठीक है, जो गोल्स हमने अचीव करने हैं वो अच्छे से गोल्स को अचीव कर सके, तो वो ऑर्गेनाइजेशन करना भी ज़रूरी है कि कौन से एम्प्लॉय को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए। प्रॉपर डायरेक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट प्रोवाइड्स प्रॉपर डायरेक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स गोल्स एंड लेट डाउन रोड मैप। तो मैनेजमेंट क्या करता है, एक प्रॉपर डायरेक्शन देता है ऑर्गेनाइजेशन को कि किस तरह गोल्स को अचीव किया जा सके, क्या रोड मैप होना चाहिए। ठीक है, जिसको फॉलो करके हम वो अचीव गोल कर सकते हैं। ठीक है, वो गोल्स को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस इंटरेस्ट। इंटीग्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ वेरियस ग्रुप्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंपॉर्टेंट रोल प्लेड बाय मैनेजमेंट। ओके, मतलब क्या कि अलग अलग ग्रुप्स के क्या क्या इंटरेस्ट है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ वेरियस ग्रुप्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कौन से ग्रुप से कैसे कैसे इंटरेस्ट है इन एन ऑर्गेनाइजेशन, वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कैसे उसे मैनेज किया जा सकता है। मैनेजमेंट ऑफ फ्लक्चुएशंस, मैनेजमेंट ऑफ अप्स एंड डाउन्स कॉज्ड बाय बिजनेस साइकिल एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जैसे कि अगर हमारा बिजनेस का कुछ शेयर मार्केट में इन्वॉल्व है, ठीक है, मार्केट शेयर के बेसिस पे अगर उसका इम्पैक्ट हो रहा है बिजनेस पे, ठीक है, या मार्केट में जो डिमांड है, सप्लाई है, उसका अगर इफेक्ट हो रहा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे, तो उसका भी वो भी अप्स एंड डाउन्स को मैनेज कर सकते हैं हम, अगर अच्छे से मैनेजमेंट प्लान हम करेंगे तो। ठीक है, वो फ्लक्चुएशंस को भी एडजस्ट मैनेज कर सकते हैं। ओके, इनोवेशन, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर देखो जो काम चल रहा है सदियों से वैसा ही काम चलाना, मतलब इट्स, फिर वो केस में ना वो ऑर्गेनाइजेशन में, वो बिजनेस में ज़्यादा ग्रोथ आने के चांसेस नहीं है। जितना ज़्यादा इनोवेशन और क्रिएटिविटी करके हम बेस्ट पॉसिबल वे फाइंड आउट करें कि वो काम कैसे किया जा सकता है। ठीक है, वो बिजनेस में, या वो सपोज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि इन्होंने एग्जाम्पल दिया था बुक में, तो क्या बेस्ट पॉसिबल मेथड है, क्या क्रिएटिविटी कर सकते हैं, क्या इनोवेशन करके तो कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा बेटर आउटपुट दे सके, ताकि उसका फ़ायदा किस में हो, बिजनेस के गोल्स, ऑर्गेनाइजेशंस के गोल अचीव करने में हो। तो इसीलिए इनोवेशन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है मैनेजमेंट का एक फंक्शन। देन इनकल्केशन ऑफ टीम स्पिरिट होना भी बहुत ज़रूरी है। मैनेजमेंट हेल्प्स इनकल्केशन ऑफ टीम स्पिरिट अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बाय इंप्रूविंग कोऑर्डिनेशन। ठीक है, मैनेजमेंट क्या हेल्प करता है, अलग अलग जो ग्रुप्स हैं, ठीक है, बिजनेस के उनमें अलग अलग टीम्स में टीम स्पिरिट डेवलप करना, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो वो एक प्रकार का इनकलकेट करता है टीम स्पिरिट को भी। प्रॉब्लम सॉल्विंग, इफेक्टिव मैनेजमेंट एक्ट्स एज अ फ्रेंड
फिलोसोफर एंड गाइड टू द एम्प्लॉयज़। एक इफेक्टिव मैनेजमेंट एक तरीके का फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड की तरह भी हेल्प करता है एम्प्लॉयज़ को। उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें कुछ इश्यूज बेयर करने पड़ रहे हैं, कुछ भी काम करते हुए कुछ भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो वो सॉल्व करने का भी सॉल्यूशन मैनेजमेंट में होता है, ठीक है। एंड हेल्प्स देम टू बेटर देयर परफॉर्मेंस, कि वो प्रॉब्लम्स अगर सॉल्व करें तो वो बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हैं बाय सपोर्टिंग देम टू सॉल्व देयर डे टू डे प्रॉब्लम्स इन प्रोएक्टिव मैनर। ताकि जो एम्प्लॉयज़, जो लोग काम कर रहे हैं, जो ह्यूमन कैपिटल है, ह्यूमन रिसोर्स है एक कंपनी में, एक ऑब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करके, उन्हें अगर कुछ भी दिक्कतें आ रही है वो सॉल्व करके उनका बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस हम ले सकते हैं। तो ये कब पॉसिबल होगा गाइस, जब मैनेजमेंट हम करेंगे कोई भी कंपनी में। और लास्ट है हेल्प्स एम्प्लॉय ग्रोथ, introduction of latest management techniques, new production methods, new service delivery systems, new training methodologies and new team building techniques help employees to grow large extent। तो ये सब चीज़ें अगर हम अच्छे से करेंगे ना गाइस, तो इससे क्या होगा, ना कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी, ना कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट होगा, बल्कि एम्प्लॉय जो है उनकी भी ग्रोथ होंगी, उनके स्किल्स भी इंप्रूव होंगे। अगर हम उनके प्रॉब्लम समझ के उनको सॉल्व कर रहे हैं और वो भी बेटर परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो उनकी भी ग्रोथ होगी ना, वो नए नए आइडियाज़ क्रिएटिव डेवलप कर पाएंगे, वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे, तो वो भी एफिशिएंट हो रहे हैं, उनकी भी प्रोग्रेस हो रही है। तो यहाँ पे ना कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो रही है, बल्कि एम्प्लॉयज़ की भी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये थे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट पॉइंट्स थे, कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैनेजमेंट के, क्या क्या इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट का, ताकि हमें उसे यूज़ करना चाहिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। ओके, सो अभी आगे देखेंगे स्टूडेंट्स कि मैनेजमेंट के क्या क्या क्लासिफिकेशन है। ये तो हमने देखा कि क्या क्या बेसिक था, जैसे कि डेफिनेशन देखा हमने, मैनेजमेंट के फंक्शन देखे, क्लासिफिकेशन देखे, क्या प्रोसेस होता है, प्लानिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, मोटिवेशन, एवरीथिंग। देन हमने देखा क्या इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट का। अभी देखते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, क्या थॉट्स है, क्या अप्रोचेस है, ठीक है। अलग अलग यूनिवर्सिटी क्या कह रहे हैं ये मैनेजमेंट के बारे में, क्या क्या कौन से बेसिस के क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे कि हमने ABM चैप्टर का भी अभी लेक्चर स्टार्ट किया, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हो स्टूडेंट्स। वहाँ पे हमने ना डेटा स्टैटिस्टिक्स का जो फर्स्ट यूनिट हमने चालू किया, यूनिट 1, उसमें हमने देखा था कि एक ही डेटा के अलग अलग लेवल पे क्लासिफिकेशन हो रहे। तो इसका मतलब ये डेटा तो एक ही है, लेकिन अलग अलग लेवल पे अलग अलग टाइप के उस पर क्लासिफिकेशन हो रहे हैं, ताकि हमें वो कॉन्सेप्ट समझ में आए। वैसे ही सेम यहाँ पे हम देखेंगे कि मैनेजमेंट के क्या क्या क्लासिफिकेशन है। अभी तो कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया, अभी अलग अलग स्तर पे, अलग अलग लेवल पे अलग अलग क्लासिफिकेशन देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। इफ़ यू हैव एनी डाउट गाइज रिगार्डिंग दिस, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। Management thoughts and approaches. Management practitioners and academicians have been contributing to the theory of practice of management for more than a century now, and have come out with a variety of approaches to management based on intensive research and analysis। तो अलग अलग practitioners, academicians, researchers उस पर एनालिसिस करके, रिसर्च करके अलग अलग नए अप्रोचेस ला रहे हैं मैनेजमेंट के। तो वो देखते हैं क्या क्या है। हैरोल्ड कुंट्ज़, an eminent management expert, has even coined the term management theory jungle for various management approaches। देखिए गाइज, अभी ना यहाँ से आगे जो एक्चुअल इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो स्टार्ट हो रहा है ये चैप्टर का। यहाँ से पहले जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने देखा कि जो फंक्शंस थे ना मैनेजमेंट के, वो जो 5-6 थे, ये यहाँ पे हमने देखे थे, ये डायग्राम में डिटेल में भी हमने डिस्कस किए हैं लास्ट वीडियो में। तो यहाँ से क्वेश्चन आने का चांस था। अभी आगे है ना, जो ये चैप्टर में ज़्यादा चांसेस है, जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, कोई साइंटिस्ट है, कोई रिसर्चर है, कोई यूनिवर्सिटी है, उन्होंने कुछ अगर आपको फाइंडिंग्स दिए तो वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपकी एग्जाम ऑब्जेक्टिव है तो ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली बनेंगे, तो आपको ये याद रखना है। हैरोल्ड कुंट्ज़, एन एमिनेंट मैनेजमेंट एक्सपर्ट, इन्होंने एक टर्म दिया था, जो टर्म का नाम क्या था, द मैनेजमेंट थियोरी जंगल फॉर वेरियस मैनेजमेंट अप्रोचेस। तो एग्जाम में आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि हैरोल्ड कुंट्ज़ ने, ये कौन थे, ये थे एक मैनेजमेंट एक्सपर्ट, और इन्होंने क्या टर्म दिया था, द मैनेजमेंट थियोरी जंगल, ठीक है, फॉर वेरियस मैनेजमेंट अप्रोचेस, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला था, द मैनेजमेंट थियोरी जंगल। तो एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है, द मैनेजमेंट थियोरी जंगल, ये अप्रोच किसने दिया था, ये अप्रोच दिया था हैरोल्ड कुंट्ज़ ने, ठीक है। तो आगे देखते हैं वेरियस मैनेजमेंट थॉट्स, मैनेजमेंट के अलग अलग थॉट्स के बेसिस पे कैसे इसे क्लासीफाई किया जा सकता है। ओके, पहला क्लासिफिकेशन है क्लासिकल और ट्रेडिशनल स्कूल। तो मतलब पहला क्या टाइप है मैनेजमेंट के थॉट्स का, क्लासिफिकेशन एंड ट्रेडिशनल स्कूल्स। देखिए, कोई भी टर्म अगर आती है तो स्टार्टिंग में तो वो
ट्रेडिशनल मतलब पुराने ज़माने से स्टार्ट होती है ना, मतलब पहले कोई ना कोई साइंटिस्ट ने उसे वो टर्म को पहली बार डिफाइन किया होगा, वो टर्म को यूज़ किया होगा पिछले मतलब क्या बोलते हैं एंशियंट टाइम में, और बाद में उस पर आगे आके डेवलपमेंट्स होके अभी हम उसका एडवांस वर्जन पढ़ रहे हैं, ठीक है। कोई भी टर्म अगर होता है, नया कोई चीज़ होता है, तो वैसे ही यहाँ पे पहला पार्ट है क्लासिकल और ट्रेडिशनल स्कूल। द क्लासिकल स्कूल बिलीव्स इन द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़, okay, lays down more emphasis on organization, looks at the organization as a machine and employees as its parts who are important only as a means of production, ठीक है। तो क्लासिकल स्कूल किस चीज़ पे बिलीव करता है? क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट बिलीव करता है इन यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़। ये स्कूल कहता है कि जो टेक्नोलॉजी है ना, उसको एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी यूज़ करने के लिए ही यूज़ किया जाना चाहिए। एंड उसका एम्फेसिस किस चीज़ पे रहता है? ऑर्गेनाइजेशन को एज अ मशीन वो देखता है एंड एम्प्लॉयज़ को देखता है एज इट्स पार्ट हु आर इम्पॉर्टेंट ओनली एज अ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब ऑर्गेनाइजेशन को एक तरीके का मशीन वो समझेगा। मतलब ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये है मशीन, ओके। ऑर्गेनाइजेशन को वो मशीन के तरीके पे देखता है और एम्प्लॉयज़ क्या है? वो मशीन के पार्ट्स है, ठीक है। और यही एम्प्लॉयज़ का एफिशिएंसी बढ़ाना है ताकि ये मशीन ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा आउटपुट दे सके। तो ये थियरी हमें कौन से मैनेजमेंट के क्लासिफिकेशन में बताता है? क्लासिकल और ट्रेडिशनल स्कूल में ये ही बताया गया है। द सैलिएंट फीचर्स ऑफ क्लासिकल और ट्रेडिशनल स्कूल इंक्लूड, क्या क्या फीचर्स है? पहले तो आपको ये समझा क्या कि ये थियरी क्या बोलता है क्लासिकल या ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी का यूसेज है वो एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी इंक्रीज़ करने के लिए है, और वो ऑर्गेनाइजेशन को एज अ मशीन के तरीके पे देखता है। एज अ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? मशीन है, और एम्प्लॉयज़ उसके पार्ट्स है, ताकि वो अच्छे से मतलब इट्स हु आर इंपॉर्टेंट ओनली एज ए मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब दे आर ओनली इंपॉर्टेंट फॉर प्रोडक्शन मीन्स व्हाट? जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स है वो अचीव करने के लिए एम्प्लॉयज़ जो मशीन के पार्ट्स हैं उन्हें अच्छे से वर्क करना है, और टेक्नोलॉजी ऐसे यूज़ करनी है ताकि वो मशीन की मतलब वो एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी बढ़ सके, ओके। तो इसके फीचर्स क्या है? हैविंग इंटीग्रेटेड एंड सेंट्रलाइज सिस्टम, ओके। एक सेंट्रलाइज सिस्टम की तरीके के मैनेजमेंट को ये क्लासिकल अप्रोच सेंट्रलाइज सिस्टम के तौर पे देखता है। ग्रेटर एम्फेसिस ऑन प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन पे ज़्यादा एम्फेसाइज करता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑन एरर्स एंड देयर रेक्टिफिकेशन, ये एरर पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करता है और उनको जल्दी से जल्दी रेक्टिफाई करने में भी ये फोकस करता है। अज्यूमिंग एम्प्लॉयज़ कंटिन्यूटी इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस, अगर ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरीके के चेंजेस हो भी रहे फिर भी एम्प्लॉयज़ की कंटिन्यूटी होनी चाहिए एज पर दिस मैनेजमेंट टेक्निक बेस्ड ऑन अकाउंटिंग मॉडल। ये अकाउंटिंग मॉडल पे बेस्ड है। गिविंग इक्वल वेटेज टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स एंड एम्प्लॉयज़, और ये अलग अलग टाइप के जॉब्स और एम्प्लॉयज़ को इक्वल वेटेज देता है। तो गाइज ये था क्लासिकल और ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट का टाइप। दूसरा है नियो क्लासिकल और बिहेवियरल स्कूल, ठीक है। ये इसी का नेक्स्ट वर्जन है क्लासिकल का। तो देखते हैं क्या बोल रहा है। दिस स्कूल इज एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ ट्रेडिशनल स्कूल, ओके। ट्रेडिशनल स्कूल का तो कॉन्सेप्ट हमने देखा। एंड डेवलप्ड बिकॉज ऑफ वीकनेसेस ऑब्जर्व इन द क्लासिकल थियरी। तो बेसिकली नियो क्लासिकल या बिहेवियरल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट का डेवलपमेंट क्यों हुआ? ताकि जो ट्रेडिशनल स्कूल्स में कुछ वीकनेसेस थे, कुछ फ्लॉज थे, उन्हें और इम्प्रूव करके एक नया वर्जन लाया गया जिसका नाम है नियो क्लासिकल या बिहेवियरल स्कूल। द बिहेवियरल थॉट प्रोसेस अटेम्प्टेड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय क्लासिकल थियोरिस्ट। मतलब जो क्लासिकल थियोरिस्ट थे उन्होंने जो प्रॉब्लम्स फेस किए उन्हें सॉल्व किया गया ये बिहेवियरल थॉट प्रोसेस से, ठीक है। दिस स्कूल ऑफ थॉट प्रोपाउंडेड द इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन एक्शन ऑन वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन का क्या एक्शन है, ठीक है, ये उसके बेस पे एक्चुअली थियोरी देता है। देखते हैं आके एग्जैक्टली क्या बोल रहा है ये। मतलब इसे ये कहना है कि ये बेसिकली ह्यूमन एक्शंस का क्या इन्फ्लुएंस है ऑर्गेनाइजेशन पे, इस पे फोकस करता है। इसीलिए तो इसे कहते हैं बिहेवियरल स्कूल। नाम से ही पता चल रहा है कि बिहेवियरल मतलब क्या, कि ह्यूमन के जो एक्शंस है उसका इन्फ्लुएंस होता है डायरेक्टली किस पे? ऑर्गेनाइजेशन पे, ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टेंस पे, राइट। ऑब्वियसली उसी का तो इन्फ्लुएंस होगा ना, तो वैसे ही तो ऑर्गेनाइजेशन चलेंगी। जिस तरीके से एम्प्लॉय काम करेंगे उसी तरीके से तो ऑर्गेनाइजेशन चलेगी। तो ये उस पर फोकस करता है। An organization according to this theory, which theory? Neoclassical or behavioral theory, comprises of both formal and informal forms of organization, a fact which was overlooked by classical theories. Okay, तो classical theories में क्या देखा था हमने कि ऑर्गेनाइजेशन को एज अ मशीन के फॉर्म में देखा जा रहा है और एम्प्लॉयज़ उसके
पार्ट्स है, ठीक है, और उनका एफिशिएंसी बढ़ाना है टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, वो था क्लासिकल में। यहाँ पे हम वो क्या देख रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में दो तरीके के फॉर्म रहते हैं, ठीक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल फॉर्म्स रहते हैं, और ह्यूमन का जो एक्शन है ना वो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस प्ले करता है। ये चीज़ क्लासिकल थ्योरिस्ट ने नहीं की थी, नहीं देखी थी, तो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो क्या फीचर्स है इसके? स्कूल ऑफ थॉट हैड द फॉलोइंग फीचर्स, ठीक है। स्कूल ऑफ थॉट, दिस स्कूल ऑफ थॉट मतलब कौन सा? नियो क्लासिकल या बिहेवियरल। दिस हैज सैलिएंट फीचर्स, फॉलोइंग सैलिएंट फीचर्स। फोकसेस ऑन मोटिवेशन। सबसे पहली बात, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एम्प्लॉई के एक्शन ऑर्गेनाइजेशन पे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ पे, तो वो एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड होना ज़रूरी है। तो इसका पहला पॉइंट है मोटिवेशन। दूसरा है डिफरेंट पर्सन्स गेट मोटिवेटेड डाइवर्सली फॉर सेटिस्फाइंग देयर स्पेसिफिक नीड्स। येस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये आपको समझना इंपॉर्टेंट है कि अलग अलग पर्सन अलग अलग चीज़ों से मोटिवेट होते हैं बेस्ड ऑन देयर स्पेसिफिक नीड्स। मतलब अलग अलग लोगों की अलग अलग नीड्स होती है, तो जैसे जिसकी नीड्स स्पेसिफिक सेटिस्फाई होगी उसी के हिसाब से वो मोटिवेट होंगे। आर यू गेटिंग? ये पॉइंट ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी के बेस्ड पे आगे 3 अलग अलग इंपॉर्टेंट थियरी हम पढ़ेंगे। तो आपको ये समझना है कि ये क्या है, ठीक है। अलग अलग ऑफिस में अगर सपोज 50 एम्प्लॉयज़ है, तो सबके प्रॉब्लम्स तो सेम नहीं है, सबके नीड्स तो सेम नहीं है, किसी को अलग नीड्स है ऑफिस में, किसी को मतलब अलग अलग टाइप ऑफ नीड्स है। अगर उनके वो स्पेसिफिक नीड्स सेटिस्फाई किए जाएंगे तो ही तो वो अच्छे से मोटिवेट होंगे, राइट। फॉर एफिशिएंसी मेजरमेंट कम्युनिकेशन इज अ क्रिटिकल इनपुट। थर्ड पॉइंट क्या है? एफिशिएंसी हम कब मेजर कर सकते हैं? जब हम उनके साथ कम्युनिकेट करें, ठीक है। सो क्रिटिकल इनपुट क्या है? कम्युनिकेशन। फॉर एफिशिएंसी मेजरमेंट कम्युनिकेशन इज अ क्रिटिकल इनपुट। फॉर ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस टीम वर्क इज इसेंशियल। ऑब्वियसली टीम वर्क होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। The thought has two different perspectives, namely human relations perspective and psychological perspective. तो जो thought process है, the thought has two different perspectives. जो नियो क्लासिकल या बिहेवियरल पर्सपेक्टिव है स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, उसमें 2 इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव माने गए हैं। पहला है ह्यूमन रिलेशंस पर्सपेक्टिव, ऑफिस में कैसे रिलेशंस है ह्यूमंस के आप एक दूसरे के साथ में। एंड साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, उनकी क्या साइकोलॉजी है टुवर्ड्स वर्किंग, ठीक है, टुवर्ड्स वर्किंग, ठीक है। उनके अगर कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ नीड्स है, कैसे उनको मोटिवेट करना है, वो टीम वर्क कैसे करेंगे, ठीक है। उनकी एफिशिएंसी मेजर करने के लिए कम्युनिकेशन एक क्रिटिकल इनपुट है। तो ये सब चीज़ें हैं ना, ये आती है नियो क्लासिकल या बिहेवियरल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में। तो बेस्ड ऑन दिस ऑल थिंग्स यहाँ पे आता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, विच इज़ 3 important theories, ठीक है। दिस स्कूल ऑफ थॉट was also the originator of Maslow's hierarchy of needs, Douglas McGregor's X and Y theory and motivation hygiene theory। ये 3 थियोरी आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा, तो आपको ये समझना ज़रूरी है। ये देखते हैं क्या है थियोरीज। पहली थियोरी है मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। स्टूडेंट्स आगे बढ़ने से पहले आई वांट टू टेल यू, ये तीनों थियोरीज जो नियो क्लासिकल या बिहेवियरल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट जो हम देख रहे हैं, बिहेवियरल नियो क्लासिकल स्कूल, इस पे बेसिस, इसके बेस्ड पे है, ठीक है। तो इसे ही बेस मान के ये थियोरीज दी गई है। ओके, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, आप यहाँ पे एक डायग्राम देख पा रहे हो, ठीक है, जहाँ पे लिखा गया है, नीचे से ऊपर पढ़ते हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स, सेल्फ एस्टीम नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो ये अलग अलग टाइप की नीड्स है जो कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ के जो ह्यूमन रिसोर्स है उनकी अलग अलग टाइप ये लेवल पे नीड्स हो सकती है, ठीक है। तो ये समझना है, इसी के लिए ये चार्ट है। तो क्या कहता है ये थियरी, ये समझते हैं। द थियरी कैन बी समराइज एज फॉलोज: human beings have wants and desires which influence with their behavior. The only unsatisfied needs influence behavior and satisfied needs do not. मतलब क्या है कि जो ह्यूमन बींग्स है, हर एक ह्यूमन बींग की अलग अलग वांट्स एंड डिज़ायर्स है, कुछ नीड्स है। वांट्स मतलब कि जो चीज़ों की उनको ज़रूरत है, नीड्स है, डिज़ायर्स है, कुछ विशेस है, ठीक है, जो कि उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। मतलब क्या कि अब सपोज़ कोई एम्प्लॉय रहेगा, कोई पर्सन रहेगा जो कि बहुत एम्बिशियस रहेगा, कोई पर्सन रहेगा जो कि लेज़ी हो सकता है। तो अलग अलग पर्सन की अपने अपने हिसाब से नीड्स है, अगर और वो नीड्स के हिसाब से ही उनका बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है। वो नीड्स है उसके हिसाब से ही वो बिहेवियर उनका कैसा रहेगा वो इन्फ्लुएंस हो सकता है। ओनली अनसेटिस्फाइड नीड्स इन्फ्लुएंस बिहेवियर। जो अनसेटिस्फाइड नीड्स है ना स्टूडेंट्स, वही वो बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। सेटिस्फाइड नीड्स डू नॉट।
फॉर एग्जाम्पल एक मैं आपको एग्जाम्पल के हिसाब से बताती हूँ कि कोई एम्प्लॉई है, ठीक है, कोई पर्सन है जिसके फैमिली में बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, ठीक है, और एक पर्सन है जिसके फैमिली में प्रॉब्लम्स नहीं चल रहे, जिसका फैमिली बहुत अच्छे से रह रहा है। तो जिस पर्सन का फैमिली में अच्छे से मतलब बोलते हैं हैप्पी है, हैप्पीनेस है, पीस है, सो उसका जो फैमिली लाइफ है वो अच्छे से चल रहा है, तो वो नीड्स उसकी कंप्लीट हो रही है, तो उसका बिहेवियर थोड़ा अलग रहेगा एज़ कम्पेयर टू अगर कोई एम्प्लॉय ऐसा है जिसके फैमिली में बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, मतलब झगड़े हो रहे हैं या जो भी है, उसको पीस नहीं है, उसको वो शांति नहीं है, तो वो इंसान का जो ऑफिस में बिहेवियर रहेगा या जो उसका टोटल उसके जो नीड्स रहेंगे वो हमेशा उसके दिमाग का पीस अलग रहेगा एज़ कम्पेयर टू द पर्सन हु इज़ सेटिस्फाइड। मतलब क्या है कि जो अनसेटिस्फाइड नीड्स है ना, उसी के बेसिस पे उसका बिहेवियर बन रहा है। जो सेटिस्फाइड नीड्स है वो किसी पर्सन के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस नहीं करती है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अलग जो पर्सन है, उस जो एम्प्लॉई है, उसके सेटिस्फाइड नीड्स उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस नहीं करते। जो उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं वो क्या है, अनसेटिस्फाइड नीड्स। और कोई पर्सन की लाइफ से कुछ एक्सपेक्टेशंस है जो फुलफिल नहीं हो रही है, तो वो इंसान हमेशा अनसेटिस्फाइड रह रहा है, अनहैप्पी रह रहा है, चिड़चिड़ा रह रहा है। तो दिस इज़ बिकॉज उसके लाइफ में कुछ तो अनसेटिस्फाइड नीड्स है। आर यू गेटिंग? तो बेसिकली जो मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स है ना स्टूडेंट्स, ये जो थियरी है ये पॉइंट पे फोकस करता है कि सेटिस्फाइड नीड्स एंड अनसेटिस्फाइड नीड्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक तरीके का साइकोलॉजिकल इशू हो गया कि नीड्स क्या होती है और वो कैसे किसी एम्प्लॉय के बिहेवियर को इफेक्ट करती है, और अल्टीमेटली वही बिहेवियर बिजनेस में वो या ऑफिस में, कंपनी में वो एम्प्लॉय का आएगा, ठीक है। सिंस नीड्स आर मेनी, दे आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस फ्रॉम बेसिक टू कॉम्प्लेक्स। नीड्स अलग अलग टाइप के रहते हैं, तो इसे हमने बेसिक से लेके कॉम्प्लेक्स लेवल तक उसे हम अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि नीड्स अलग अलग है और नीड्स को उनके ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस से उनमें उनको अरेंज किया जा सकता है, बेसिक से लेके कॉम्प्लेक्स तक, ठीक है। द पर्सन एडवांसेस टू नेक्स्ट लेवल ऑफ नीड्स ओनली आफ्टर लो लेवल नीड इज लीस्ट मिनिमली सेटिस्फाइड। मतलब कोई भी पर्सन उसके नेक्स्ट लेवल के नीड्स पे कब फोकस करेगा, जब उसकी लोअर लेवल की नीड्स, उसकी बेसिक नीड्स सेटिस्फाई होगी। जैसे कि अगर कोई भी इंसान का, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी इंसान का बेसिक नीड क्या होता है, उसको फूड चाहिए, ठीक है, कि उसका पेट भरा रहे, तभी तो उसका दिमाग शांत रहेगा और अच्छे से काम करेगा। तो जब तक उसका पेट नहीं भरा रहेगा, उसका लोअर लेवल नीड सेटिस्फाई नहीं होगा, तब तक वो नेक्स्ट लेवल नीड पे कैसे जाएगा। सपोज नेक्स्ट लेवल नीड क्या है कि वो पर्सन को अच्छा रेलिश लाइफ चाहिए, ठीक है, एक रिलैक्स जोन या एक बड़ा घर, वॉट, तो वो नीड पे वो तभी आएगा ना जब उसकी लोअर लेवल नीड, बेसिक नीड सेटिस्फाई होगी। The further the progress of the hierarchy, the more individuality, humanness and psychological health person will exhibit। मतलब ये जो चार्ट दिया है ना गाइज, यहाँ पे जैसे धीरे धीरे नीचे से लेकर ऊपर तक नीड सेटिस्फाई होती जाएगी, तो उतना ही वो पर्सन एक अच्छा हेल्दी रहेगा। वो पर्सन की इंडिविजुअल ह्यूमननेस, मतलब उसकी फिजिकल और साइकोलॉजिकल हेल्थ उसकी तभी अच्छी रहेगी जब उसके लोअर से लेके हायर तक मैक्सिमम नीड्स सेटिस्फाई होंगे। अगर वो सेटिस्फाई होंगे तभी तो वो ह्यूमन की हेल्थ अच्छी रहेगी, ठीक है। और वो ऐसा पर्सन जिसकी हेल्थ अच्छी है, तो उसका जो एक्शन है, जो हमने देखा था नियो क्लासिकल का फर्स्ट पॉइंट में, कि ह्यूमन एक्शंस इन्फ्लुएंस बिजनेस, ह्यूमन एक्शंस इन्फ्लुएंस एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे ह्यूमन एक्शन का कौन सा पॉइंट हमने देखा है कि उसके नीड्स, एक चार्ट दिया है और ये चार्ट पे जैसे लोअर हायरार्की से हायर हायरार्की तक जैसे जैसे उसके नीड्स सेटिस्फाई हो रहे हैं, वैसे वैसे वो अच्छा हेल्दी, फिजिकल और साइकोलॉजिकली हेल्दी लाइफ जी रहा है, और वही ऐसा एम्प्लॉय एक अच्छा बेस्ट आउटपुट दे सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो ये थियरी किसने कही थी, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स ने, ठीक है। ये समझा गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना जरूरी है, ये चार्ट भी आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। नेक्स्ट थियरी है डॉगलास मैकग्रेगर्स एक्स एंड वाई थियरी। यहाँ तक समझा गाइस? अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। डॉगलास मैकग्रेगर्स एक्स एंड वाई थियरी। अभी देखिए डॉगलास मैकग्रेगर्स एक्स एंड वाई थियरी क्या, एक्स एंड वाई मतलब हमने पहले देखा था एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, मैथ्स में हमने ये पढ़ा है। तो इसी को थोड़े बहुत पॉइंट पे यूज़ करके वो क्या कह रहा है, गेव एन इंसाइट इनटू टू एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। उसने ह्यूमन बिहेवियर को एक एक्स एक्सिस जैसा और एक वाई एक्सिस जैसा, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में
अलग अलग डायरेक्शन में मुड़े हुए एक्सिस पे उन्होंने ह्यूमन बिहेवियर को बेसिकली अरेंज किया है, ठीक है, 2 एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इसलिए उन्होंने कहा है एक्स एंड वाई थियोरी। थियोरी एक्स स्टेटेड दैट ह्यूमंस डू नॉट वर्क विदाउट क्लोज सुपरविजन। मतलब थियोरी एक्स क्या बोलता है कि इंसान, कोई भी इंसान अगर उसको अच्छे से सुपरवाइज नहीं किया तो वो अच्छा काम नहीं करेगा, वो काम ही नहीं करेगा। और थियोरी वाई क्या बोलता है, प्रोपाउंडेड दैट ह्यूमंस लव टू वर्क एंड देयर इज नो नीड ऑफ कोयर्सिंग देम टू वर्क फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। थियोरी वाई क्या बोलता है, कोई भी इंसान अपने काम से प्यार करता है और उसे कोई भी तरीके का फोर्स नहीं चाहिए कि कोई भी काम उसे करना है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करने के लिए उसको फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, उसको सुपरवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप उसको मोटिवेट कर दो, वो अपना काम करेगा, वो अपने काम से प्यार करता है। मतलब ये एग्जैक्टली अपोजिट है। इफ़ यू ऑब्जर्व दिस स्टूडेंट्स, ये एग्जैक्टली अपोजिट कह रहे हैं दोनों थियोरीज, ठीक है। एक्स थियोरी क्या बोल रही है, सुपरविजन के बिना इंसान काम नहीं करेगा, और वाई बोल रहा है सुपरविजन की जरूरत नहीं, फोर्स की भी जरूरत नहीं, वो अपने काम से प्यार करता है, वो काम कर लेगा, ठीक है। यही थियोरी को बोला है डोगलास मैकग्रेगर ने, ठीक है। अभी थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि क्या है ये चीज़ें, क्या है और इन्हें यूज़ करके कैसे बिजनेस में, कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ का एक्शन इन्फ्लुएंस करेगा फॉर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ठीक है। थियोरी एक्स assumptions. The average human being is inherently lazy by nature and desires to work as little as possible. तो इन्होंने पहले ही assumption कर लिया है। सी वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग कि क्या बोल रहे हैं, ठीक है। डोगलास एंड मैकग्रेगर की थियोरी क्या बोल रही है कि एक एवरेज ह्यूमन बीइंग है, जो कि इनका कहना है, हाँ, ये एज पर दिस थियोरी है, वी आर नॉट अज्यूमिंग दिस, एज पर डोगलास मैकग्रेगर्स थियोरी एक्स अजम्पशंस, एवरेज ह्यूमन बीइंग का नेचर क्या रहता है, लेजी रहता है, और वो कम से कम काम करने की इच्छा रखता है। ही डिसलाइक्स द वर्क एंड विल लाइक टू अवॉइड इफ़ ही कैन। वो अपने काम को लाइक नहीं करता, वो अपने काम को नफरत करता है और वो अवॉइड करने का कोशिश करता है, वो काम को टालने का कोशिश करता है जब भी वो कर सकता है। ही अवॉइड्स एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रीफर्स टू बी लेड और डायरेक्टेड बाय सम अदर। ये अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करता है, मतलब कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करने को अवॉइड करता है, एंड प्रीफर्स टू बी डायरेक्टेड बाय सम अदर। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को कोई दूसरा डायरेक्ट करे, ऐसा ये एक्सपेक्ट करता है। कौन? थियोरी एक्स वाला पर्सन, थियोरी एक्स वाला ह्यूमन। ही इज सेल्फ सेंटर्ड एंड इनडिफरेंटली टू द ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स। ये सेल्फ सेंटर है एंड ये एक तरीके का फ्रेंडली फैमिलियर नेचर नहीं रखता ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स के। ये सेल्फ सेंटर्ड है, ये सिर्फ अपने खुद के जो भी नीड्स है, खुद के जो भी मोटिव्स है, उन्हीं को ये प्रेफरेंस देता है। ही हैज़ लिटिल एम्बिशन, डिसलाइक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रीफर्स टू बी लेड बट वॉन्ट्स सिक्योरिटी। इसका एम्बिशन, लिटिल एम्बिशन मतलब इसका बहुत कम एम्बिशन है, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को लाइक नहीं करता है एंड प्रीफर करता है टू बी लेड बट वांट सिक्योरिटी। मतलब ये प्रीफर करता है उसे लीड किया जाए, लेकिन उसको सिक्योरिटी चाहिए फर्स्ट प्रेफरेंस में, ठीक है। ही इज़ नॉट वेरी इंटेलिजेंट, ये इंटेलिजेंट नहीं है। लैक्स क्रिएटिविटी इन सॉल्विंग ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम्स है तो उसमें वो क्रिएटिवली उसे सॉल्व नहीं करता, वो इंटेलिजेंट है नहीं। ही बाय नेचर रेजिस्ट एनी टाइप ऑफ चेंज। और कोई भी तरीके का चेंज अगर आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन में या वर्क में तो उसे वो बाय नेचर ही रेजिस्ट करता है, अपोज कर देता है, वो एक्सेप्ट नहीं करता कोई भी तरीके के चेंज को। तो ये किसने बोला है? थियोरी एक्स ऑफ डोगलास मैकग्रेगर। थियोरी एक्स क्या बोलती है कि बेसिकली जो ह्यूमन है उसके ये कुछ क्वालिटीज़ है, ठीक है, इसके ये कुछ क्वालिटी है और इन्हीं की वजह से उसको क्लोज सुपरविजन करना ज़रूरी है, तभी वो काम करेगा, नहीं तो वो काम नहीं करेगा। ये क्या थी? थियोरी एक्स। अभी थियोरी वाई देखते हैं क्या बोल रहे हैं। थियोरी वाई assumptions. Work is as natural as play provided the work environment is favorable. Work may act as a source of satisfaction or punishment. Work is as natural as play. मतलब कोई भी काम एक खेल की तरह है, अगर वो काम का जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा हो, वो काम करने की जगह, वो वहाँ का एनवायरनमेंट, वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा हो, तो वो एज अ गुड एज एक प्ले है, एक खेलने की जगह है। वर्क में एक्ट एज अ सोर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन या पनिशमेंट। कोई भी काम दो तरीके का आपको फीलिंग देगा, एक तो वो आपको सेटिस्फैक्शन देगा, नहीं तो पनिशमेंट, जैसे कि किसी ने सज़ा दिया और आप कर रहे हो, देगा, नहीं तो सेटिस्फैक्शन कि आप मतलब खुशी से, खुले दिल से, अच्छे से, खुद 100% सेटिस्फाई होकर उसे कर रहे हैं, ठीक है। एन एवरेज मैन इज़ नॉट रियली अगेंस्ट डूइंग वर्क। मतलब ये थियरी क्या कहता है, कोई भी एवरेज मैन कोई भी काम करने के अगेंस्ट नहीं होता, सिर्फ उसको एक अच्छा वर्क एनवायरनमेंट देना ज़रूरी है, तभी तो वो अपने काम से प्यार करेगा और वो काम को अच्छे से करेगा। अगर आप उसे एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं देते तो वो काम करना उसके लिए एक तरीके की पनिशमेंट है, सज़ा है, ठीक है। तो ये कौन कह रहा है? थियोरी एक्स के अजम्पशंस, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या पॉइंट कह रहा है? पीपल कैन बी सेल्फ डायरेक्टेड एंड क्रिएटिव एट वर्क इफ़ दे आर मोटिवेटेड प्रॉपरली, ठीक है। मतलब पीपल कैन बी सेल्फ डायरेक्टेड एंड क्रिएटिव। अगर लोगों को हम अच्छे से मोटिवेट करें
तो वो सेल्फ डायरेक्शन से और अच्छे से क्रिएटिविटी करके अपना इंटेलिजेंस यूज़ करके अच्छा काम कर सकते हैं, अगर हम उसे मोटिवेटेड रखें। सेल्फ कंट्रोल ऑन द पार्ट ऑफ पीपल इज़ यूजफुल फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में गोल्स में सेल्फ कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी एम्प्लॉय अगर वो खुद को अच्छे से कंट्रोल कर रहा है, खुद के दिमाग को अच्छे से कंट्रोल कर रहा है, तो वो बिजनेस में अच्छा आउटपुट देगा। ठीक है। एक्सटर्नल कंट्रोल एंड थ्रेट्स ऑफ पनिशमेंट अलोन डू नॉट ब्रिंग आउट एफर्ट्स टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। मतलब क्या, अगर आप उसको एक्सटर्नली कंट्रोल करने का कोशिश करोगे या थ्रेट्स दोगे ऑफ पनिशमेंट, देन वो उतना अच्छा नहीं दे पाएगा। ठीक है। मतलब क्या है कि अगर कोई एम्प्लॉय, आप उसको मोटिवेट करो कि आप उसको अच्छे से काम, कोई एम्प्लॉय को अगर आप बोलो कि आप अच्छे से काम कीजिएगा, आप काम करोगे तो यहाँ से आपकी ग्रोथ होगी, और मोटिवेशन के लिए अगर उसका आप कुछ इंसेंटिव वगैरह देंगे कि आपको इंसेंटिव दिया जाएगा, अगर इतना बिजनेस किया, इतना काम किया तो कंपनी का ग्रोथ होगा, चाहे आपको अवार्ड दिया जाएगा, ऐसा आप अगर उसको मोटिवेट करोगे तो वो एम्प्लॉय अपना दिमाग यूज़ करके, अपना क्रिएटिविटी, अपना इंटेलिजेंस यूज़ करके ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। भले ही वो सेल्फ डायरेक्टेड काम होगा, लेकिन उससे कंपनी का ग्रोथ ही होगा। ठीक है। लेकिन अगर आप वो एम्प्लॉय को डर दिखाओगे, एक्सटर्नल कंट्रोल, बाहर से उसको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, बार बार उस पर नज़र रखोगे, थ्रेट्स ऑफ पनिशमेंट, उसको अगर आपको सज़ा देने का डर दिखाओगे कि अगर आप ये काम नहीं करोगे तो मैं आपको सज़ा दूंगा, ठीक है, या अगर आप ये नहीं करोगे तो आप घर नहीं जा सकते, या ऐसा कुछ भी, मतलब जिससे आप उसको एक डर दिखा रहे हो, एक सज़ा दे रहे हो, या उसको कंट्रोल करने का ज़बरदस्ती से अगर आप उसको बोल रहे हो कि नहीं आपको ये करना ही है, नहीं तो आपको ये पनिशमेंट मिलेगा, या आपको ऐसा नहीं तो ऐसे हो जाएगा, तो वो इंसान, वो एम्प्लॉय, वो पर्सन, वो ऑर्गेनाइजेशन में, वो कंपनी में अच्छा काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके दिमाग में वो हमेशा डर बैठा रहेगा कि मुझे ये कंट्रोल करे, ये फोर्स करे, और फोर्स से कभी बेस्ट काम नहीं आता। ठीक है। पीपल हैव कैपेसिटी टू एक्सरसाइज इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। थियरी वाई कहता है कोई भी इंसान के पास इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी की पावर रहती ही है। भगवान ने हर इंसान को ब्रेन दिया है, ब्रेन इज़ द वेरी मच पावरफुल थिंग, ठीक है, इन दिस वर्ल्ड। तो कोई भी इंसान इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी को यूज़ करके बेस्ट आउटपुट दे सकता है। पीपल आर नॉट बाय नेचर पैसिव और रेजिस्टेंस टू द ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स। कोई भी इंसान बाय नेचर, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के टुवर्ड्स पैसिव या रेजिस्टेंट नहीं होता। मतलब पैसिव मतलब एक पॉजिटिव एडॉप्टिव नेचर, या रेजिस्टेंट मतलब ऑपोजिंग नेचर नहीं होता। दे हैव बिकम सो एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ इन द ऑर्गेनाइजेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। मतलब कोई भी इंसान, उन्होंने क्या कहना है यहाँ पे उनको, कि कोई भी इंसान ऑर्गेनाइजेशन के टुवर्ड्स एक कुछ बाय डिफ़ॉल्ट क्राइटेरिया लेके नहीं आता कि वो पैसिव है या वो रेजिस्टेंस है, ये अच्छा ही काम करूँगा मैं, या मैं यहाँ पे सब अच्छा ही होगा, या यहाँ पे सब बुरा ही है, यहाँ पे सब लोग बुरे ही है, एनीथिंग। वो बाय डिफ़ॉल्ट, बाय नेचर ऐसा नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशन में उसे जो एक्सपीरियंसेस आते हैं ना, उसके बेसिस पे ही उसका नेचर ये बनता है, एक तो पैसिव, नहीं तो रेजिस्टेंस। तो आपको ये समझना, थियरी वाई क्या बोलता है डोगलास मैकग्रेगर का, कि वो पर्सन का ये नेचर क्यों हुआ है, ये समझना ज़रूरी है। और ये नेचर मोस्ट ऑफ केस में जो एक्सपीरियंस इन ऑर्गेनाइजेशंस है उसके बेसिस पे हुआ रहता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा नहीं रहता। और हर एक इंसान के पास इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी होती है, उसको यूज़ करके, और उसे अगर हम अच्छे से मोटिवेट करें, अच्छा वर्क एनवायरनमेंट दे दे, तो वो अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। उसे फोर्स करेंगे, उसे एक्सटर्नल कंट्रोल देंगे, थ्रेट ऑफ पनिशमेंट दिखाएंगे, तो वो अच्छा काम नहीं करेगा। ठीक है। तो यही कहती है थियरी वाई अजम्पशन। स्टूडेंट्स, ये चीज़ें हैं ना, ये हमारी रियल लाइफ ऑफ वर्क में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे सिर्फ CIIB के एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ना देखें, ताकि जब हम ये पढ़ रहे हैं तो रियल लाइफ में भी हम इसे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकें, हम खुद का पर्सनैलिटी कैसे डेवलप कर सकें, ताकि आप जहाँ पे भी, जिस भी बैंक में, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो, तो वहाँ पे आप खुद को अच्छे से मॉडिफाई करके अपना बेस्ट दे सको। ठीक है। ये रियल लाइफ थियरीज़ है, और इन्हें यूज़ करके हमें अच्छा अपना पर्सनैलिटी, एक अच्छा करियर बना सकते हैं। ओके। तो गाइज, ये था डोगलास मैकग्रेगर का XY थियरी। अभी तीसरा थियरी देखते हैं। तीसरा थियरी है मोटिवेशन हाइजीन थियरी। तो देखते हैं क्या है ये थियरी। तीसरा थियरी देखते हैं। तीसरा थियरी है मोटिवेशन हाइजीन थियरी। अभी देखते हैं ये थियरी में क्या कहना चाह रहे हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज टू फैक्टर थियरी और सेटिस्फायर डिससेटिस्फायर थियरी ऑफ मोटिवेशन एंड बिहेवियर। ओके। वॉज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग, अ साइकोलॉजिस्ट एंड बिहेवियरल साइंटिस्ट। ठीक है। तो बेसिकली ये थियरी किसने दिया है? फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग ने। तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मोटिवेशन हाइजीन थियरी किसने दिया है? ये दिया है फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग ने। ये वो कौन थे? एक साइकोलॉजिस्ट और बिहेवियरल साइंटिस्ट थे। तो मोटिवेशन हाइजीन थियरी एक दो तरीके के फैक्टर्स पे फोकस करता है, जिसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं सेटिस्फायर एंड डिससेटिस्फायर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एंड बिहेवियर।
मतलब सेटिस्फायर और डिससेटिस्फायर, एक तो सेटिस्फाई कर रहा है नहीं तो डिससेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ऐसा टू फैक्टर थियरी पे ये फोकस है। देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग्स टू फैक्टर थियरी aka intrinsic or extrinsic motivation concludes that certain factors in the workplace result in job satisfaction but if absent lead to dissatisfaction. Okay, the factors that motivate people can change over their lifetime but respect for me as a person is one of the top motivating factors at any stage of life. Okay, देखिए ये क्या बोलना चाह रहे हैं बेसिकली कि कोई भी जॉब में दो तरीके के फैक्टर्स रहते हैं, एक तो सेटिस्फाइंग और दूसरा है डिससेटिस्फाइंग, ठीक है। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के बेस्ड पे कुछ फैक्टर्स ऐसे रहते हैं जो कि वर्क प्लेस में अगर हो तो वो जॉब सेटिस्फैक्शन देते हैं। कंक्लूड्स दैट सर्टेन फैक्टर्स इन द वर्क प्लेस रिजल्ट इन जॉब सेटिस्फैक्शन, बट अगर वो फैक्टर्स वहाँ पे नहीं है तो वो डिससेटिस्फैक्शन देते हैं, तो वो सेटिस्फाइड नहीं रखते। ओके, कुछ फैक्टर्स जो कि जॉब वर्क प्लेस में प्रेजेंट हो तो सेटिस्फाई देते हैं, जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं रहेंगे तो डिससेटिस्फैक्शन देते हैं। और अलग अलग लेवल पे ओवर देयर लाइफ टाइम पीपल के जो सेटिस्फैक्ट्री पॉइंट्स है ना कि क्या चीज़ें उनको जॉब सेटिस्फैक्शन देंगी, वो अलग अलग चेंज होते रहते हैं। इट कैन चेंज ओवर लाइफ टाइम, बट फॉर मी रिस्पेक्ट एज अ पर्सन इज़ वन ऑफ द टॉप मोटिवेटिंग फैक्टर। फॉर मी मतलब किसके लिए? फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग के लिए रिस्पेक्ट मतलब सम्मान, इज्जत, एक पर्सन की एज अ पर्सन मतलब एक पर्सन के तौर पे उन्हें रिस्पेक्ट देना एक वन ऑफ द टॉप मोटिवेटिंग फैक्टर है। कोई भी स्टेज में, लाइफ के कोई भी स्टेज में अगर उनके जॉब में उनको एज अ रिस्पेक्ट एज अ पर्सन दिया जाए तो दिस इज़ द टॉप मोटिवेटिंग फैक्टर, जो कि उनको एक तरीके का क्या देता है? जॉब सेटिस्फैक्शन। और अगर वो नहीं रहेगा तो क्या होगा? डिससेटिस्फैक्शन, ठीक है। अलग अलग चीज़ें हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो जॉब सेटिस्फैक्शन देते हैं नहीं देते, उन्हें आगे देखते हैं। उन्होंने उसमें डिस्टिंग्विश किया है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन, एक है मोटिवेशन। देखिए मोटिवेशन क्या है बेसिकली कि कौन सी चीज़ें मोटिवेट करती है ह्यूमन को, एम्प्लॉयज़ को। चैलेंजिंग वर्क, अगर उनको कोई चैलेंजिंग वर्क दिया जाए, ठीक है। रिकॉग्निशन, अगर उन्हें कुछ अवार्ड दिया जाए, ठीक है, कुछ रिकॉग्निशन दिया जाए, कुछ इंसेंटिव सपोज दिया जाए ताकि वो उन्हें काम किया है तो उन्हें कुछ एक तरीके का अवार्ड, भले ही वो एक अवार्ड की फॉर्म हो, कुछ इंसेंटिव की फॉर्म में हो, वॉट। तीसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर किसी को दी तो वो भी एक तरीके का मोटिवेशन ही है, विच गिव पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन एंड, ठीक है। मतलब यहाँ तक पहले समझिए कि ये कुछ चीज़ें हैं जो कि ना पर्सन को मोटिवेट करते हैं अगर ये प्रेजेंट रहेंगी। चैलेंजिंग वर्क, रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पेक्ट तो सबसे इंपॉर्टेंट बोला ही है साइंटिस्ट ने। तो ये क्या है? पर्सन को मोटिवेट करते हैं। और दूसरे कौन से? हाइजीन फैक्टर्स। कौन से हैं? स्टेटस, जॉब सिक्योरिटी, सैलरी, फ्रिंज बेनिफिट्स। फ्रिंज मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दैट डू नॉट मोटिवेट इफ प्रेजेंट बट इफ इट दे आर एब्सेंट रिजल्ट इन डीमोटिवेशन। हाइजीन फैक्टर्स में कौन से फैक्टर्स आते हैं स्टूडेंट्स? ऐसे फैक्टर्स जो कि अगर नहीं प्रेजेंट नहीं है, जो कि अगर प्रेजेंट है तो वो मोटिवेट तो नहीं करते। जैसे कि स्टेटस, अगर कुछ है, कुछ बड़ा स्टेटस है, ठीक है, जो ऑफिस का, तो कुछ दिन तो मोटिवेट करेगा, बाद में तो लगेगा इट्स नॉर्मल जॉब। जॉब सिक्योरिटी, ठीक है, सपोज समवन इज इन गवर्नमेंट सेक्टर, कुछ टाइम तो जॉब सिक्योरिटी का, बाद में लगेगा कि इट्स नॉर्मल, ठीक है, इट्स लाइक अ नॉर्मल रूटीन। सैलरी तो सबको ही मिलता है, ठीक है, तो कुछ मोटिवेट तो नहीं करता, ऑब्वियसली फिक्स रहता है तो मिलेगा ही। फ्रिंज बेनिफिट्स, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है, ठीक है, कोई एम्प्लॉय को एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो क्या है, वो हर महीने मिलते हैं तो इट्स नॉर्मल। मतलब अगर ये है कोई भी एम्प्लॉय ह्यूमन के लाइफ में तो ये मोटिवेट तो नहीं करते, डू नॉट मोटिवेट इफ प्रेजेंट, बट अगर ये फैक्टर्स नहीं है तो इट रिजल्ट्स इन डीमोटिवेशन। मतलब अगर ये फैक्टर्स वो एम्प्लॉय के लाइफ में नहीं है तो वो ये डीमोटिवेट ज़रूर करते हैं। तो ऐसे फैक्टर्स को क्या कहते हैं? हाइजीन फैक्टर्स, ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? हाइजीन फैक्टर्स। मतलब मोटिवेशन फैक्टर्स क्या रहते हैं? जो कि एक तरीके का पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन देंगे, जैसे कि चैलेंजिंग वर्क, रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और हाइजीन फैक्टर्स क्या होते हैं? जो कि प्रेजेंट रहेंगे तो मोटिवेट तो नहीं करते, लेकिन एब्सेंट रहेंगे तो डीमोटिवेट जरूर करते हैं, जैसे कि स्टेटस, जॉब सिक्योरिटी, सैलरी एंड फ्रिंज बेनिफिट्स। ओके, एंड ऑथर ने क्या कहा था कि ये जो सेटिस्फैक्शन नीड्स है वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग बनते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, लेकिन फॉर हिम, फॉर रिस्पेक्ट फॉर मी एज अ पर्सन इज़ वन ऑफ द टॉप मोटिवेटिंग फैक्टर्स। तो रिस्पेक्ट ऑब्वियसली हर एक एम्प्लॉय के लिए इज्जत मिलना, रिस्पेक्ट मिलना कहीं भी जगह, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे घर हो, एवरीवेयर, वो इंपॉर्टेंट है। तो ये जो नीड है ना वो लाइफ के कोई भी टाइम में सेम ही रहेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये थी मोटिवेशन हाइजीन थियरी, जिसको दिया था फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग ने, टू फैक्टर थियरी थी। तो यहाँ पे भी बेसिकली ऐसा ही है, सेटिस्फैक्टर डिससेटिस्फैक्टर थियरी है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है कि ऑफिस प्लेस में, वर्क प्लेस में कौन से मोटिवेटिंग और डीमोटिवेटिंग फैक्टर्स है वो उन्होंने यहाँ पे स्टडी किया है। तो ये 3 थियरी थी स्टूडेंट, जो कि बेस्ड थी नियो क्लासिकल या बिहेवियरल स्कूल पे, ठीक है, उसी के, क्योंकि ह्यूमन एक्शन कैसे इम्पैक्ट कर रहा है बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन को, उसके बेसिस पे ये 3 थियरी थी। कौन सी थी? मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, जो कि किस पे फोकस कर रही थी? जो अनसेटिस्फाइड नीड्स है वो ह्यूमन के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है,
और लोअर से लेके हायर लेवल तक नीड सेटिस्फाई जैसे से करते जाएंगे इंसान, तो दैट पर्सन विल बी मोर साइकोलॉजिकली एंड फिजिकली ऑल्सो हेल्दी, एंड उसका जो एक्शन रहेगा कंपनी में वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। और अनसेटिस्फाइड नीड्स रहेगी तो वो अकॉर्डिंगली उसका बिहेवियर पे इम्पैक्ट करेगा। देन डॉगलास मैकग्रेगर्स एक्स वाई थ्योरी क्या बोलता था, एक्स मतलब उनको क्लोज सुपरविजन चाहिए तो ही वो ह्यूमंस काम करेंगे, और वाई थ्योरी बोलता था क्लोज सुपरविजन या फोर्स की जरूरत नहीं है, आप उसको मोटिवेट कर दो, वो अच्छे से काम करेंगे, अच्छे डायरेक्शन दे दो, वो काम करेंगे। और तीसरा थियरी क्या था, मोटिवेशन हाइजीन थियरी, जिसमें सेटिस्फाइड डिससेटिस्फाइड थियरी, टू वे थियरी था, जिसमें उन्होंने ऐसे फैक्टर्स को एनालाइज किया था। रिस्पेक्ट तो फॉर ऑल टाइम, देखो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा नीड है जो फॉर फ्रेडरिक हेल्सबर्ग के लिए फॉर लाइफ टाइम उसके लिए टॉप मोटिवेटिंग फैक्टर था, तो वो है रिस्पेक्ट। आपको एग्जाम में मतलब बहुत सारे ऑप्शन दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कौन सा है, तो दैट इज रिस्पेक्ट। तो उन्होंने मोटिवेशन हाइजीन थियरी में क्या बोला था कि कौन से दो फैक्टर्स है, ठीक है, मोटिवेशन एंड हाइजीन फैक्टर, जिसको यूज़ करके एक तो पॉजिटिव सेटिस्फेक्शन मिले और पॉजिटिव मतलब मोटिवेशन मिले या डीमोटिवेशन होता है, ठीक है। तो ये थे गाइस 3 इंपॉर्टेंट थियरी, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये अच्छे से पढ़ने हैं। अभी एक लास्ट पार्ट देखते हैं, देन हम ये वीडियो कंप्लीट करेंगे। इसके आगे के जो चैप्टर्स के जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तीसरा क्लासिफिकेशन है स्टूडेंट्स क्वांटिटेटिव और मैनेजमेंट साइंस, ठीक है। क्वांटिटेटिव एंड मैनेजमेंट साइंस, क्वांटिटेटिव स्कूल ऑफ मैनेजमेंट डेवलप्ड मेनली आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। स्टूडेंट्स यहाँ पे बेसिकली अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट स्कूल्स देख रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो हमने क्या देखा, क्लासिकल एंड ट्रेडिशनल, दूसरा था न्यू क्लासिकल बिहेवियरल जिसमें 3 थियरी थी, और अभी तीसरा कौन सा है, क्वांटिटेटिव या क्वांटिटेटिव स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंस, ठीक है। तो ये बेसिकली कब डेवलप हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। एम्फासाइजेस यूज ऑफ मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल मॉडल्स फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू मैनेजरियल प्रॉब्लम्स। यहाँ पे जो क्वांटिटेटिव स्कूल है या मैनेजमेंट साइंस का स्कूल है वो बेसिकली फोकस करता है मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल मॉडल्स को यूज़ करके मैनेजरियल प्रॉब्लम मैनेजमेंट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। द साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक्स लेड डाउन बाय फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ऑल्सो हेल्प इन लेइंग डाउन द फाउंडेशन ऑफ दिस अप्रोच। हमने पार्ट 1 में देखा था फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, देखिए हमने यहाँ पे देखा था ना, हमारा फर्स्ट वीडियो अगर आपने देखा होगा उसमें हमने देखा था टेलरिज्म, ठीक है, टेलर फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, उन्होंने क्या दिया था, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का थियरी दिया था ना। तो उसी के बेसिस पे अभी जो तीसरा जो हम क्वांटिटेटिव स्कूल ऑफ मैनेजमेंट देख रहे हैं तो वो फ्रेडरिक विंस्लो टेलर के बेसिस पे ही है। मैनेजमेंट इज स्टडीड एज अ साइंस अंडर दिस अप्रोच। ये अप्रोच के अंडर क्वांटिटेटिव स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में मैनेजमेंट को एज अ साइंस देखा जाएगा विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जहाँ पे मैनेजमेंट को एज अ साइंस देखा जाएगा और स्पेशल एम्फेसिस किस पे रहेगा, ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो बिजनेस के क्या प्रॉब्लम्स है तो कैसे ऑपरेशंस करेंगे, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल, और कैसे मैनेजमेंट करना है ताकि अच्छे से मैनेजमेंट किया जा सके, ठीक है। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वांटिटेटिव अप्रोच टू द मैनेजमेंट इंक्लूड, ठीक है। क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है ये क्वांटिटेटिव अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट के, क्रिएशन ऑफ मॉडल्स एंड थ्योरीज एंड हाइपोथेसिस। एक बात ध्यान रख लो कि ये जो स्कूल है ना ये प्योरली फोकस कर रहा है मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल मॉडल्स पे। तो यहाँ पे हम जो देखेंगे ना गाइस, जो कैरेक्टरिस्टिक्स वो भी बेस्ड रहेंगे मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल मॉडल के ही, उन पे बेस्ड पे ही रहेंगे। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वांटिटेटिव अप्रोच टू मैनेजमेंट इंक्लूड क्रिएशन ऑफ मॉडल्स, थ्योरीज एंड हाइपोथेसिस। एक मैथमेटिकल मॉडल समझना कि क्या मॉडल है, कैसे वो बिजनेस को हमें एनालाइज करना है, कलेक्शन ऑफ एम्पिरिकल डेटा, ठीक है। क्या पहले तो समझना है क्या मॉडल बनाना है, क्या थ्योरी अप्लाई करनी है, कैसे हाइपोथेसिस करना है, फिर डेटा को कलेक्ट करना। तीसरा स्टेप है डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल मॉडल, कौन सा मॉडल मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल लगेगा वो मैनेजरियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने। फिर है डेटा एनालिसिस, मॉडल समझ में आ गया, डेटा कलेक्ट कर लिया, फिर तीसरा स्टेप है, चौथा स्टेप है डेटा एनालिसिस। पांचवा स्टेप क्या है, एक्सपेरिमेंटिंग इन कंट्रोल एनवायरनमेंट, डेटा का एनालिसिस किया, फिर एक्सपेरिमेंट करना इन कंट्रोल एनवायरनमेंट की कौन सा एक्सपेरिमेंट, कौन सा थ्योरी अप्लाई करके वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेस्टिंग विद चेंजेस इन वेरिएबल्स, अगर जो चेंजेस हो रहे हैं तो उनको वेरिएबल्स को यूज़ करके टेस्ट करना कि ऑब्वियसली मैथमेटिकल है तो वेरिएबल्स आएंगे ही, तो हम चेंजेस को टेस्ट करेंगे कि कौन सा यहाँ पे सक्सेसफुल हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है। डेवलपमेंट ऑफ वेरियस इंस्ट्रूमेंट, तो इसको यूज़ करके अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को डेवलप करना जो कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, जो मैनेजमेंट प्लान में यूज़ हो सके। एंड लास्ट है डेवलपमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, इन सभी को यूज़ करके ऐसी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स यूज़ करना जिसे यूज़ करके हम मैनेजमेंट अच्छे से कर सकते हैं, मैनेजरल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग दिस मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल मॉडल्स। तो गाइज ये थे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वांटिटेटिव अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। सो गाइज दिस वॉज till this we learn all the characteristics of management, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट, कौन सी साइंटिस्ट ने कौन सी थियोरी दी है जिन्हें यूज़ करके हम मैनेजमेंट को रियल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को, उनके नीड्स को
एनालाइज करके बिजनेस में प्रॉफिट ला सकते हैं, कैसे उनका मैन पावर यूज़ करके कैसे ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव कर सकते हैं। तो दिस वाज फॉर रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन। अभी हम नेक्स्ट पार्ट में, थर्ड पार्ट में देखेंगे स्टूडेंट्स सिस्टम स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, कॉन्टीजेंसी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, और आगे फिर अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी अपनी थियरीज दी है, ठीक है। और आगे सब कुछ हम देखेंगे, हम थर्ड पार्ट में देखेंगे स्टूडेंट्स। सो आप बने रहिएगा हमारे चैनल पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपकी तरफ आ सके। अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करते तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। और कुछ कमेंट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कुछ भी डाउट रहेगा। और जैसे कि स्टूडेंट्स हमने पहले भी बताया, ABM के, BFM के और ABFM तीनों सब्जेक्ट्स के फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लेक्चर्स हमारे चैनल पे मिलेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जो न्यू सिलेबस है, न्यू पोर्शन है CIB का, अभी जो एग्जाम आपका होने वाला है 10 जून से, उसके रिगार्डिंग आपको स्ट्रैटेजी भी मिली जाएगी ये चैनल पे। तो बने रहिएगा। लेकिन आपको वर्ड टू वर्ड फ्रॉम टेक्स्ट बुक ईच एंड एवरी वर्ड का, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्चुअल का एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो आपको चैनल पे बने रहना है। और डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एज पर आपका रिक्वायरमेंट रहेगा, आपको जो भी डाउट रहेगा आपके लिए वीडियो लाया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।